नमस्कार। हम बात करेंगे यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, हम बात करें तो कोई वस्तु है जो गतिशील होती है, जैसे कोई पंखा है घूम रहा है, कोई कार है, साइकिल है, बाइक है चल रही है, तो ये जो ऊर्जा होती है उसकी वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगर कोई कार या साइकिल या बाइक या पंखा चल रहा है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी और गतिज ऊर्जा होगी उन दोनों का जो योग होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारा। अब जैसे अगर यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है तो गतिज ऊर्जा पढ़नी पड़ेगी और साथ में आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा, यानी कोई वस्तु है उसमें गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके सूत्र निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, न्यूटन के दूसरे नियम का उपयोग करेंगे। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा न्यूटन का दूसरा नियम होता है, हम जानते हैं क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमें कार्य हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और ध्यान रखना ये बात कि अगर आपको 11th क्लास के दूसरे वीडियोस भी देखने हैं चैप्टर वाइज या चैप्टर से, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना। 11th क्लास की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वीडियोस बहुत सारे तो अवेलेबल हैं, कुछ और आपके सामने धीरे धीरे अवेलेबल होते रहेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ स्मॉल x से गुणा करने पर, ये इसलिए क्योंकि ये वर्क बन जाएगा, Fx इज इक्वल्स टू ma(x). हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ x से गुणा कर दिया तो Fx इज इक्वल्स टू ma(x) हो गया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा Fx है उसको अपन यहाँ पे कार्य बोलते हैं W। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इक्वेशन बन जाएगा W इज इक्वल्स टू ma(x). ये अपना इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब यहाँ x की वैल्यू रखेंगे इसमें और उसकी रखेंगे हम गति के तीसरे समीकरण से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गति के तीसरे समीकरण से, अब गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका v² माइनस u² प्लस 2ax, है ना भाई। अब इसमें से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से एक x का फॉर्मूला बनेगा ax इज इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन 2। ये कौन सा हो गया आपका, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से ax का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे समीकरण 2 से ax का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू m और x की वैल्यू होती है v² माइनस u² अपॉन 2। तो अपन इसको बोल सकते हैं W इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m v² माइनस m u² अपॉन 2। अब सेपरेट कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv² अपॉन 2 माइनस mu² अपॉन 2। वैसे तो आपका सूत्र यही होता है गतिज ऊर्जा का, क्योंकि इसमें आपका प्रारंभिक वेग भी लेके है और आपका अंतिम वेग को लेकर भी है। ठीक है, अगर इसके बाद भी हम देखें तो हम लिख सकते हैं, यदि हमारा जो प्रारंभिक वेग u है उसको 0 कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, हाफ mv²। v यहाँ पर अंतिम वेग है, m यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है, ke का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं इसको वापस इरेज कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो हमारी जो अगली टॉपिक है वो है आपका स्थितिज ऊर्जा। तो वो देखना ध्यान से, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज
ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा के भी कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाइट को लेके बनाएंगे। तो अपन ये लिख सकते हैं, किसी वस्तु में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है भाई? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कहा कि क्या कहा मैंने यहाँ पे? किसी वस्तु में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। वही न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन, इसका भी अगर अपन यहाँ पे सूत्र बनाए तो कैसे बनेगा वो देखना। न्यूटन के दूसरे नियम से। अब जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है वो क्या होता है वो देखो, F = ma। अब यहाँ दोनों तरफ इस बार हाइट की बात कर रहे हैं तो स्मॉल h से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? F.h = ma(h)। अब आपको पता है कि जो F.h, देखो होता क्या है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन जब इस तरीके से x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, यहाँ पे h आ गया है, ठीक है। ये भी अपने आप में एक विस्थापन है, ये ऊपर की तरफ विस्थापन है, तो अपन इसको बोल सकते हैं वर्क। तो आपका ये हो गया वर्क = ma(h)। अब ऊंचाई पे गया है तो जो आपका त्वरण है वो किसके बराबर हो जाएगा? g के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जब हमेशा ऊपर नीचे दौड़ जाती है तो उसमें त्वरण जो लगता है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसको लिख देंगे यहाँ पे। ये जो त्वरण है वो कब आता है? गुरुत्वीय बल के अधीन, गुरुत्वीय बल के अधीन, तब ये सूत्र लगेगा आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रह जाए, गुरुत्वीय बल के अधीन जब कार्य होगा तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आपका जो सूत्र है इसको ही अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो हो जाएगा mgh। यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है आपका PE = mgh। आई थिंक आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे समझ आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला इसको याद रखते हैं लोग, mgh होता है, लेकिन आया कैसे वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो मैं फिर बता दूं, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। दोनों के बारे में आज हमने चर्चा कर ली है। गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया है और आपकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।